नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना के बारे में। यानी एक कंपैरिजन, एक तकनीकी विश्लेषण हम इन दोनों वायुसेनाओं के बारे में करने जा रहे हैं। और इसकी आवश्यकता क्या है, हाल ही में ये चीजें चर्चा में क्यों हैं, उसका कारण भी आपको बता देते हैं कि अभी एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल है या छपी हुई है, प्रमुखता से छापा गया है। और आईडीआरडब्ल्यू यानी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो है, उसके माध्यम से इस न्यूज को छापा गया कि पाकिस्तानी जो वायुसेना है उसके द्वारा भारतीय वायुसेना के मुख्य विमान राफेल का जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसका रडार सिस्टम है, उन सभी को कहीं ना कहीं लीक करने की कोशिश की जा रही है। यानी इन सूचनाओं को ग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। यानी पाकिस्तानी वायुसेना क्या चोरी कर रही है? इसे चोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक माध्यम जो उन्होंने बनाया है, एक जरिया जो उन्होंने बनाया है, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? यहाँ पाकिस्तानी वायुसेना राफेल विमान के बारे में ये सूचनाएं कहां से ग्रहण कर पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो राफेल है नहीं और भारत के पास में ये राफेल है या फ्रांस के पास में है। तो यहां पर देखिए, एक सूचना महत्वपूर्ण ये है कि एक देश है कतर, और कतर जो है, जिसके भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान की वायुसेना और कतर की वायुसेना के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। यानी एक सैन्य अभ्यास चल रहा है दोनों वायुसेनाओं के बीच में। और ये सैन्य अभ्यास 2024 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2026 में इसका एक नया सेशन जो है वो चालू है। इस सेशन में यानी लगातार पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की वायुसेना का मुख्य जो इंटरेस्ट है, बाकी के लड़ाकू विमानों में तो है ही, साथ में राफेल लड़ाकू विमान जो है उसमें बहुत ज्यादा है। उसका कारण है क्योंकि उनको पता है इस समय भारत की वायुसेना के पास जो सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है वो है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों में से आता है, 4.5 जनरेशन के अंतर्गत है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में राफेल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि राफेल जिस तरीके से हमला कर सकता है, जिस तरीके से राफेल से हमले किए गए, वो उनको जानना, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक या फिर शॉकिंग अटैक था कि किस तरीके से पाकिस्तान इसको समझ नहीं पाया। तो कहने का मतलब, अब पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश की जा रही है। कैसे कोशिश की जा रही है, इसका पूरा तकनीकी विश्लेषण मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा, हम इस सेशन में समझेंगे कि इस समय अगर हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें और इंडियन एयरफोर्स की बात करें, तो दोनों कहाँ खड़ी हैं, दोनों के पास में लड़ाकू विमानों की क्या स्थिति है, कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं और कौन सी बेहतर स्थिति में है, उन सभी पॉइंट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए, राफेल के बारे में हम बात करें कि राफेल को जब भारत ने फ्रांस से खरीदा तो एक बहुत लंबा समय लिया था हमने, बहुत लंबे समय तक इस पर बातें चली थी। उसके बाद राफेल जो है उस पर हमने लॉक किया कि भाई अब हमें ये विमान चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो विमान सुखोई 30 MKI हो गया, मिराज हो गया, बाकी के या फिर मिग सीरीज के विमान हो गए, उन सभी से एक बेहतर विमान हमें चाहिए था। और राफेल को हमने फिर यहाँ पर प्रायोरिटी दी और राफेल को भारत ने खरीदा। बहुत लंबा समय इसमें लिया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की इस समय ये रीढ़ की हड्डी है। अब देखो, यहाँ पर एक खबर छपती है आईडीआरडब्ल्यू के हवाले से, PAF's repeated exposure to Rafale fighters could shape the air combat balance and present new challenges for IAF। यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स एक नया चैलेंज बना सकती है, दे सकती है। और कहने का मतलब, राफेल जो फाइटर्स है उसका ज्यादा एक्सपोजर उनके सामने जब हो रहा है, ज्यादा चीजें उनके सामने आ रही हैं, वो इसको यूज करने की स्थिति में देख रहे हैं युद्ध में या अभ्यास के दौरान, तो उससे भारतीय वायुसेना को कहीं ना कहीं चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में जा रही है। अब ये जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पाकिस्तान और कतर के बीच चल रहा है। पाकिस्तान और कतर जो है, इन्होंने एक तरीके से आपस में एक रेगुलर सैन्य अभ्यास रखा है और उसमें जो एयर फोर्स है दोनों की, उनके जो महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान हैं वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
तो कहने का मतलब दोनों के पायलट जो है वो एक दूसरे की जो यहाँ पर कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस, जो इंफॉर्मेशंस हैं या फिर यहाँ पर परिसंचालन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन सभी को सीखने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, कतर पाकिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान के पास में राफेल है नहीं, लेकिन राफेल के नजदीक पाकिस्तान कैसे पहुंचा? कतर के माध्यम से। तो कतर की जो सेना है वो फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों को एक परिष्कृत बेड़े का संचालन करती है। यानी आप कह सकते हैं जो राफेल भारत के पास में है वही राफेल कतर के पास में भी है। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है वही टेक्नोलॉजी कतर के पास भी है, और कतर के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अब इस सैन्य अभ्यास के माध्यम से किसके पास पहुंच रही है? पाकिस्तान के पास में। तो पाकिस्तान के पास जब ये कैपेबिलिटी पहुंचती है, यानी भारत के जो मुख्य लड़ाकू विमान है राफेल, उसके नजदीक जब पाकिस्तानी वायुसेना पहुंचती है तो फिर यहां पर चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बढ़त मिलती है और भारत जो है वो रणनीतिक रूप से इसमें पीछे आता है। जो अभ्यास चल रहा है उसका नाम है जिलजाल सेकंड। जिलजाल सेकंड जो है ये दूसरा इसका सैन्य अभ्यास है, इसलिए इसका नाम सेकंड रखा गया है। और इसमें पाकिस्तान का J-10C वगैरह जितने भी फाइटर जेट है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कतर का यूरो फाइटर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ में राफेल की जो बात है वो भी इसमें हो रही है। अब देखो यहाँ एक एक करके चीजों को हम समझें कि राफेल जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तानी वायुसेना के लिए बिल्कुल अज्ञात है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। लेकिन संपर्क के कारण अब ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उनको समझने में मदद मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल राफेल लड़ाकू विमान के अंदर जो एडवांस सेंसर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सीट्स लगा है जिससे वो सिग्नल यहाँ पर एमिट किए जाते हैं पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की तरफ। अब वो पाकिस्तान जब इस सैन्य अभ्यास में इस लड़ाकू विमान का उपयोग करेगा और ये सेंसर से या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सीट्स है उससे जो सिग्नल उत्सर्जित किए जाएंगे उसको यहाँ पाकिस्तान के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के माध्यम से इन सिग्नल को ये रिकॉर्ड करेंगे तो इनके पास में ये रिकॉर्ड जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी पहुंच जाएगा, और इस रिकॉर्ड डेटाबेस के माध्यम से भविष्य में जब कभी युद्ध की स्थिति पाकिस्तान या भारत के बीच में बनेगी तो ऑलरेडी जब ये सिग्नल का जो पूरा डेटा है या इसकी जो इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के पास में है, तो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं वो जैमिंग पॉड का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स थे यहाँ से जो सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्यूट्स के माध्यम से भेजे जाते थे उनको जाम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के माध्यम से पहले से ही इनके बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना यहां पर देखिए आप कि हमारा जो राफेल है, राफेल में RBE-2 ऐसा रडार का उपयोग किया जाता है। ये जो रडार होते हैं ये बहुत ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं। सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी तुरंत प्रभाव से लोकेशन का पता करते हैं, टारगेट का पता करते हैं। और फिर इसमें एक लगा है स्पेक्ट्रा EW सिस्टम। अब ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी सिचुएशन का पता करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो इनको भी कहीं ना कहीं रीड कर सकती है, समझ सकती है, पढ़ सकती है। और भविष्य में अगर मान लीजिए इनका उपयोग किया जाता है तो पाकिस्तान वहां बेहतर स्थिति में हो सकता है। हमारे जो रडार है, जैसे कि रडार है, फ्रीक्वेंसी पैटर्न है और जैमिंग जो टेक्नोलॉजी है राफेल की, अगर इनका बार बार युद्ध के समय उपयोग किया जाएगा कतर की तरफ से और पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा, तो इसका जो रडार सिग्नेचर और फ्रीक्वेंसी पैटर्न है इसको और जैमिंग टेक्नोलॉजी है जो राफेल की, इनको भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेटाबेस में डाला जा सकता है। और PAF के जो रडार हैं वो इससे बचने का या फिर इसके अकॉर्डिंग कार्य करने की अपनी तकनीक को डेवलप भविष्य में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि राफेल जो है उसका डेटा संग्रह, उसका विश्लेषण, ये सभी कुछ जो है अगर कर लिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के माध्यम से, तो जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाकिस्तान पर जो हमला करते हैं उस हमले से बचने का प्रयास इनके द्वारा पहले से किया जा सकता है। यानी इसके जो लड़ाकू विमान हैं, हमारी जो मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल से बचने का प्रयास पहले से कर सकते हैं। एक और बात, राफेल के अंतर्गत
फ्लाइट एनवेलेप मतलब जो उड़ान सीमा है, जब उड़ान भरता है राफेल तो वो किस उड़ान की जो गतिविधियां होती हैं, कितनी सीमा तक, लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में, फिर इसकी जो गतिशीलता है, मैनेवरेबिलिटी है, हवा के दौरान जो इसकी दिशा बदलने की जो तकनीक है, हथियारों की रणनीति है, इन सभी को यहाँ पर ये रिकॉर्ड करके तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो पहले से पता कर सकती है कि जो राफेल है वो कितनी तेजी से मुड़ता है, कैसा प्रदर्शन करता है, ज्यादा हाइट पर लेकर जाते हैं तो इसका प्रदर्शन कैसा होता है, हमले की स्थिति में पूरी प्रोफाइल की इसको जानकर हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौती पैदा की जा सकती है। आप इसके अलावा जो राफेल जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, इसकी जो हवाई श्रेष्ठता है या डीप स्ट्राइक यानी हमला करने की जो क्षमता है, और जो इसकी टोही विमान के रूप में जो क्षमता है, दुश्मन की जासूसी करना, दुश्मन का पता लगाना, इन सभी से बचाव कार्य और यानी ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड में दोनों ही इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा यहां पर इकट्ठी की जा रही है। राफेल का सबसे जो घातक हथियार है वो है मीटियोर मिसाइल। मीटियोर जो मिसाइल है यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी ये एक दृश्य सीमा से परे जाकर हमला करने की क्षमता रखती है। और एक मिसाइल है मीका जो कि हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। तो देखिए, अगर इन मिसाइलों का उपयोग सैन्य अभ्यास के दौरान किया जाता है और पाकिस्तान की एयरफोर्स इनके बारे में जान लेती है कि ये मिसाइलों की वास्तव में सीमा कितनी है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, अटैकिंग मोड में जब ये जाती हैं तो कितनी दूरी पर कितनी सटीकता से हमला करती हैं, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स एक तरीके से नो एस्केप जोन में जा सकती है। मतलब जैसे कि राफेल अब हमला करेगा, मीटियोर मिसाइल से हमला किया, लेकिन पाकिस्तान को पहले से पता है कि इसकी रेंज यहां से यहां तक है। तो जब ये रेंज यहां से यहां तक है तो पाकिस्तान पहले से ही यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी वायुसेना अपने विमानों को यहां शिफ्ट कर लेगी। तो इन मीटियोर मिसाइलों को हम लॉन्च भी करेंगे लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं भी यहां पर जताई जा रही हैं। फिर एक होता है, देखिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है कि भाई जो तकनीक हमारे पास है वो दुश्मन के पास नहीं है, और अचानक से जब हम दुश्मन पर हमला करते हैं, अचानक से दुश्मन को ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो उसे उम्मीद नहीं थी, तो फिर हम कहीं ना कहीं उसमें बढ़त की स्थिति में रहते हैं। लेकिन दुश्मन को हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में एक एक बारीकी से चीजें पहले से पता है, तो इसका मतलब वो पहले से तैयार हो सकता है। तो पहले से तैयार होने की संभावना ही यहाँ पर जताई जा रही है कि यहाँ पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो देखिए सिम्युलेटेड जो कॉम्बैट है उसको भी यहाँ पर डिजाइन कर रही है। सिम्युलेटेड का मतलब कि जैसे सेम टू सेम युद्ध की जो स्थिति होती है वैसे ही स्थिति को जनरेट करना और अपने लड़ाकू विमानों को वहां पर परखना और राफेल के खिलाफ उनका यूज करना। तो यहाँ पर कतर और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से ये चीजें बता रहे हैं कि भाई आप राफेल की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, आप किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो जो हमारा एक जो सिचुएशन होती है ना, शॉक एंड अवे वाली जो स्थिति होती है, जो पाकिस्तान को हम पैदा कर सकते थे कि एकदम से झटका देना जिससे कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो हमले की स्थिति को नहीं भांप पाए, उससे वो पहले से ही साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से वो मेंटली तैयार रहेंगे कि यहाँ पर कैसा युद्ध हो सकता है, किस तरीके से राफेल के माध्यम से भारतीय वायुसेना हम पर अटैक कर सकती है, उन सभी पर ये पहले से ही तैयार हो सकते हैं। देखिए, भारत ने जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए भारत में, जो भारत के पास में जो लड़ाकू विमान थे सुखोई 30 और मिराज जो विमान थे, उन सभी को यहाँ पर हमने रखा, लेकिन हमें एक एडवांस एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी और उसी के तहत हमने राफेल को शामिल किया। राफेल के लिए भारी भरकम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चुकाई गई है भारत सरकार के द्वारा, और ये वर्तमान में भारत का सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट यही है। यानी इस समय आप ये कह सकते हैं तेजस MK1 जो कि 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, MK1A अभी हमारे पास में बनने वाला है, MK2 पर काम चल रहा है, तो कहने और एमका पर काम चल रहा है। अगर प्रेजेंट स्थिति में देखें तो सबसे लेटेस्ट और सबसे जो खतरनाक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है भारत के पास में, जो दुश्मन जिससे डरता है, वो राफेल है। और राफेल की टेक्नोलॉजी अगर कहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में ट्रांसफर होती है या कुछ सूचनाएं या कुछ भी ऐसा सिग्नेचर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, रडार सिस्टम या टेक्नोलॉजी बाकी की जितनी है, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, अगर वो दुश्मन के पास में पहुंचती है तो दुश्मन वहां कहीं ना कहीं बढ़त की स्थिति में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जवाब ये है
कि साहब क्या कर सकते हैं आप, कतर और पाकिस्तान को सैन्य अभ्यास करने से तो रोक नहीं सकते। कतर के पास में राफेल है, पाकिस्तान के उससे भी संबंध है, हमसे भी संबंध है। अब उन दोनों का सैन्य अभ्यास तो चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि राफेल, यहाँ पर जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो ऑप्शंस है हमारे पास में, वो बता देते हैं। देखिए, एक तो ये है कि हमें राफेल जो है उसका ज्यादा से ज्यादा स्वदेशीकरण करना होगा। स्वदेशीकरण का मतलब राफेल के साथ में जो फ्रांस के द्वारा जो वेपन्स दिए गए हैं, चाहे वो मीका मिसाइल हो, चाहे मीटियोर मिसाइल्स हो, इन मिसाइल को भी हम अपडेट कर सकते हैं। इन मिसाइल्स की जगह स्वदेशी मिसाइलें इसमें तैनात कर सकते हैं, रडार सिस्टम को बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास में जो राफेल है उसको हम इस तरीके से कस्टमाइज करें कि इसका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, इन सभी को समय समय पर हमें अपडेट करते रहना होगा। अगर हम अपडेट कर देंगे तो पाकिस्तान के पास में चाहे पहले से कोई सूचना है भी, तो पाकिस्तान उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, बल्कि ये उसके लिए और ज्यादा शॉकिंग अटैक होगा कि वो सोच कुछ रहा होगा और हमला हम कुछ और तरीके से कर रहे होंगे। सॉरी। अब देखिए, जैसे कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे सेंसर सिस्टम है, न्यू वेपन सिस्टम है, ठीक है, जो पाकिस्तान और कतर दोनों के लिए ही क्या होंगे, एडवांस होंगे या फिर अज्ञात होंगे। इस तरीके से हम इसमें अब खुद भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि जो हम अभी एक्वायर कर रहे हैं, नए राफेल ले रहे हैं फ्रांस से, तो वो हम F4 स्टैंडर्ड वाले राफेल पर बात कर रहे हैं और सरकार कर भी रही, इसी पर रही है। भारत सरकार जो है, जो बिल्कुल राफेल का एडवांस वर्जन है, नया वर्जन है, संस्करण F4 जिसको मानक कहते हैं, मानक संस्करण, उस पर भारत सरकार बात कर रही है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी भी इन देशों के पास नहीं है। ये लेटेस्ट है और ये लेटेस्ट जब विमान भारत के पास में होंगे तो इसके बारे में ना कतर को पता है ना पाकिस्तान को पता है। इसके अलावा हमें क्या करना है? अभी तक हम इसमें ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक जो रडार है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जो होते हैं, वो रडार अभी तक हम वही यूज कर रहे हैं जो हमें फ्रांस ने लगा कर दिया था। लेकिन भारत का खुद का स्वदेशी तकनीक से ऐसा रडार बना है जिसका नाम है उत्तम रडार, उत्तम ऐसा रडार, जो कि एक बेहतरीन रडार है। हमें इसको इसमें असेंबल कर देना चाहिए। हालांकि इस पर प्रोग्राम कार्य शुरू हो चुका है। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक स्यूट्स की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्यूट्स जो है उसको भी स्वदेशी रूप से डेवलप करना होगा और सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मीटियोर मिसाइल पर ही निर्भर ना रहकर इसमें अस्त्र मिसाइलें असेंबल करनी होंगी और डेटा की पूरी सोवर्निटी रखनी होगी, यानी हमारे जो आंकड़े हैं वो किसी भी प्रकार से कहीं लीक नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हम जो पाकिस्तान और दूसरे देश के बीच में मान लीजिए इस प्रकार की कोई गतिविधि, सैन्य अभ्यास होते हैं, तो उनसे भी भारत अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है। यानी किसी भी प्रकार से उनके पास में ऐसा कोई डेटा नहीं होगा जो हमारे पास मतलब हमारे पास एडवांस ना हो उनसे। और देखिए, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है इस समय मैं बता दूं कि पूरी तरीके से खुद को अपडेट करने में लगी हुई है। अभी इसके पास में जो पुराने जितने भी एयरक्राफ्ट थे, चाहे भले ही वो फ्रांस का मिराज था, सोवियत का F7 था, सोवियत और चीनी F7 जो विमान थे, उन सभी को अपडेट करके नए विमानों पर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स जा रही है और वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डिपेंड है चाइना पर। यानी जितने भी विमान हैं यहाँ पर पाकिस्तान के पास में, वो लगभग चाइनीज मूल संस्करण के हैं, या तो चाइना की हेल्प से बनाए गए हैं या चाइना से खरीदे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल नजर डालें F16 जो है फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी संख्या 75 है पाकिस्तान के पास में। ये अमेरिका से निर्मित है और उन्नत ब्लैक 252 वेरिएंट सबसे शक्तिशाली, यानी ये इकलौता एयरक्राफ्ट है जो कहां से लिया है इन्होंने, अमेरिका से। फिर आ जाइए JF-17 थंडर, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया है। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है, 155 इनकी संख्या है। 4.5 जनरेशन का एक और लड़ाकू विमान है J-10C, जो कि पूरी तरह से चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसकी 36 यहाँ पर संख्या है। मिराज थर्ड के नाम से और /4, ये थर्ड जनरेशन के ओल्ड पैटर्न के विमान है, इनकी संख्या 100 है। और इसी तरीके से F7 जिनकी संख्या कितनी है, 50। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो किसी भी प्रकार से आप इसको कम नहीं आंक सकते। पाकिस्तान की वायुसेना के पास में एक नहीं दो 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं और वो कौन से हैं, JF-17 और J-10C। इसके अलावा F-16 लड़ाकू विमान भी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। वो एक अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वो तो युद्ध के दौरान देखिए बहुत सारे कुछ फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं, आपने प्रिपरेशन कैसे की है, आप के हौसले कितने बुलंद हैं, क्या चीज, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकली बात करें तो इनके पास में लड़ाकू विमानों की संख्या अच्छी खासी है। पाकिस्तान की वायुसेना को आप कमजोर नहीं आंक सकते। टोटल विमानों की संख्या इनके पास में 450 के आसपास है, 450 के आसपास यहाँ पर है। और स्क्वाड्रन जो है वो 25 के आसपास इन्होंने, क्रियाशील स्क्वाड्रन है जो ऑपरेशनल है। ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान FC-31 और J-31 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे यहां पर जल्द से जल्द परचेज करने की बात कर रहा है। 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ एयरक्राफ्ट है ये, और हो सकता है भारत से पहले पाकिस्तान की सेना इसे ऑपरेशनल मोड में लेकर आ जाए, क्योंकि ये डील जो है इनकी ऑलमोस्ट होने वाली है, 2026-27 में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा J-10C जो है, इसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी इनकी संख्या को ये 2026 के अंत तक इनकी संख्या 50 प्लस हो जाएगी। और फिर आ जाइए आप JF-17 ब्लॉक थर्ड, ये पाकिस्तान में एक जगह है कामरा, वहां पर इसका प्रोडक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। तो पाकिस्तान अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के तहत बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक जो चीज है यहाँ पर, वो ये है कि पाकिस्तान के पास में ऐसा रडार और मिसाइलें जो है, PL-15 मिसाइल चाइना की है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मीटियोर मिसाइल जो है, ये मिसाइल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी PL-15 इनके पास है, हमारे पास में कौन सी है, मीटियोर मिसाइल है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा रडार इनके पास भी है, हमारे पास भी है। अगर आप यहाँ पर देखें कि अवाक सिस्टम जो होता है, अर्ली वार्न कंट्रोल सिस्टम होता है हवा में, तो ये जो सिस्टम है यहाँ पाकिस्तान के पास में दो हैं, एक तो चीनी मूल का है और एक स्वीडिश मूल का है। स्वीडिश मूल का जो है उसे साब 2000 कहते हैं, और ZDK-03 अवाक सिस्टम जो है वो चाइना से लिया हुआ है। तो ये हवा में, यानी हवाई क्षेत्र में छोटी से छोटी वस्तुओं को जल्द से जल्द पहचानने के लिए ये सिस्टम काम करते हैं। तो इनके पास में ये दोनों ही जो है J-10C और JF-17 F-16 दोनों में ये लगाए गए हैं। HMD तकनीक, ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो पायलट होते हैं उनके पास में ये विशेष प्रकार का हेलमेट होता है, और ये हेलमेट माउंटेड जो डिस्प्ले है इस पर पाकिस्तानी सैनिकों को 360 डिग्री व्यू जो है वो दिखता है, चारों ओर से चीजें जो है दिखती हैं, तो बिना मुड़े ये अटैकिंग कैपेसिटी में रहते हैं, हमला कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमी जो है वो क्या है, पाकिस्तान की वायुसेना की सबसे बड़ी कमी है चीन पर निर्भरता। यानी आप ये मान के चलिए ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान पूरी तरह से चीनी कर्जे में दबा हुआ है, चीन की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अगर चीन के द्वारा कहीं भी कोई सप्लाई चेन में दिक्कत की जाती है तो पाकिस्तान वहां पर एक तरीके से पस्त हो जाएगा, पाकिस्तान के पास में कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। तो चीन पर इतनी निर्भरता, देखिए सेंसर, मिसाइल, विमान, जो कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सब कुछ जो है वो कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान मान के चलिए 100% में से 10% चीजें खुद बनाता होगा, 90% चीजें जो हैं वो चाइना से आती हैं। तो इसलिए इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। फिर एक और बात है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा गर्त में है, गड़बड़ा रही है, और इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब होने के बाद भी J-31 जैसे लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात पाकिस्तान के द्वारा कही जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफेंस के क्षेत्र में, पहले भी यही हुआ है, चाहे भले ही घर में खाने को रोटी ना हो, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट में कमी पाकिस्तान कमी नहीं करता है। उसके पास देखिए डिफेंस के जितने भी उपकरण हो सकते हैं, चाहे वो विमान हो, चाहे शिप हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान हमेशा खरीदने के मूड में रहता है। और अब बात करते हैं हम भारत की। तो देखिए भारत में हम बात करेंगे वायुसेना की। हमारी जो वायुसेना है वो इस समय आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशन मोड से निकल रही है, संक्रमण दौर से निकल रही है। कैसे? हमारे पास में जो पुराने लड़ाकू विमान थे वो ऑलमोस्ट रिटायर होने की स्थिति में है, और नए लड़ाकू विमान हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। लेकिन नए लड़ाकू विमान जो हैं उनमें अगर आप स्थिति देखेंगे तो राफेल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सुखोई है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी एक वीकनेस अभी तक चल रही है वो है तेजस। तेजस लड़ाकू विमान अब तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन जाना चाहिए था। यानी अभी तक तेजस के जो वेरिएंट हैं, एटलीस्ट तेजस MK-1A की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो भारतीय वायुसेना के पास होने चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, लेकिन वहां कहीं ना कहीं हम मात खा रहे हैं। अगर भारत पर हम नजर डालें, सुखोई 30 MKI
4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 260 के आसपास इसकी संख्या है, सबसे ज्यादा संख्या इसी की है। राफेल की बात करें हम, 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 36 इनकी संख्या है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की जो डील है वो लगातार चर्चा में है। अगर ये हो जाते हैं तो इसका मतलब भारत के पास में बहुत ज्यादा अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान जो है हो जाएंगे। तेजस MK1 जिसकी संख्या लगभग 40 के आसपास है, ये 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। मिराज 2000 की बात करें, 4th जनरेशन का है, मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है और 45 इनकी संख्या है। मिग 29 की बात करें हम, ये 4th जनरेशन का एयर सुपीरियरिटी विमान है, 60 इनकी संख्या है। जगुआर जो है 110 के आसपास है और मिग 21 तो ये मान के चलिए अब ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। कुल मिलाकर भारत के पास में अभी 30 से 32 स्क्वाड्रन जो है वो कंप्लीट है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 42 के आसपास है, यानी 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए। पाकिस्तान से अगर हम संख्यात्मक रूप से बात करें तो हमारे पास 31-32 स्क्वाड्रन कंप्लीट है, पाकिस्तान के पास 25 है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो राफेल, सुखोई और तेजस इनका कॉम्बिनेशन अगर भारत के पास में पर्याप्त संख्या में रहता है तो फिर हम पाकिस्तान से हर हाल में बेहतर स्थिति में रहेंगे। लेकिन हमें जल्द से जल्द इसके लिए तेजस को डेवलप करना होगा। तेजस MK1A जो है उसके 180 विमानों का ऑर्डर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि 2026 मार्च 2026 में 3 विमान भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। मार्च 2026 का मतलब लगभग 2 महीने बाद। अगर यहां से ये शुरुआत हो जाती है और ये पॉजिटिव वे में चलती है और 2030 तक 100 से ज्यादा विमान भारत के पास तेजस MK1 आ जाते हैं, MK1A आ जाता है, तो यहां हम बेहतर स्थिति में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ये विमान बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में ही भारत कहीं ना कहीं लेट हुआ है। यानी भारत, हालांकि इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि हम इसको हर तरह से परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लगभग 40 से ज्यादा बदलाव हमने तेजस MK1 और MK1A में कर दिए हैं। तो इतने सारे बदलाव के बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो काफी डिले हुआ, लेकिन अब कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो अगर दुरुस्त आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर उत्तम ऐसे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्यूट और जो है डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ये सभी जो है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगा रहे हैं। तेजस MK2 की बात करें, मार्च अप्रैल 2026 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो सकता है और पहली उड़ान 2026 जून जुलाई में इसकी भरी जा सकती है और 2029-30 तक ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में चला जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एमका की बात करें हम तो एमका 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होगा और 2028-29 तक ये संभावित है। देखिए, हमने अगर इन डेट के अकॉर्डिंग भी काम कर लिया तो 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट, वो भी स्वदेशी तकनीक के साथ, पूरी डेटा सोवरेनिटी के साथ में भारत के पास होगा। और ये किसी भी देश की सबसे अच्छी बढ़त होती है कि उसका खुद की तकनीक से बनाया गया एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वो फिर वहां पर उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई दूसरा देश जान नहीं सकता, उसके बारे में कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं हो सकती। तो वो दुश्मन के लिए एक शॉकिंग अटैक होता है। फिर हम एक और बना रहे हैं MRFA तो हम ये परचेज कर रहे हैं, राफेल की बात हो रही है। तो इनके बारे में 114 राफेल जो लड़ाकू विमान है, जो जनवरी 2026 में आपका यानी ये पूरा प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी मिल सकती है और इस तरीके से विमान जो है भारत के पास आ जाएंगे। इनमें से 18 विमान जो है वो फ्रांस में रहेंगे, फ्रांस से ही बनकर आएंगे और 96 जो है वो भारत में बनाए जाएंगे। इस तरीके से भारत जो है अपनी बढ़त को बना सकता है और फिर इसके अलावा जो स्वदेशी तकनीक है उन सभी को हमें इनके साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो ये है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस समय की वर्तमान स्थिति का एक संतुलन या फिर एक कंपैरिजन जो मैंने आपको यहां पर बताया है। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं ना कहीं अगर राफेल के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने में सक्षम हो जाती है तो वो भारत के लिए एक झटका हो सकता है। उसके लिए भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, ये भारतीय वायुसेना भली भांति जानती है, हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट भली भांति जानते हैं। किस तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं वो हमने भी आपसे यहाँ पर साझा की हैं। तो फिर से मिलेंगे आपके साथ में एक और बेहतरीन एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।